हेलो एवरीवन। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया ये ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लेंदी था, आज इसको ख़त्म कर देंगे। एंड उससे पहले थैंक यू वेरी वेरी मच जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करा। ऑनेस्टली ये मोटिवेट करता है। एंड ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज़। ओके, ये टॉपिक अगर मेंस में आता है तो अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फ्रंटियर पॉलिसीज़ कैसी थी, या फिर ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी थी, या फिर ब्रिटिशर्स का जो हिमालयन रीजन था वहाँ पर जियो पॉलिटिक्स कैसा था, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट हाउ डिड ब्रिटिशर्स शेप मॉडर्न साउथ एशिया। आज के टाइम का जो साउथ एशिया है वो ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से, जो ब्रिटिशर्स के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस थे, इन सारी चीज़ों की वजह से आज का साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ हैं ये कैसे शेप हुई हैं। ब्रिटिश इंडिया को काफ़ी सारी कंट्रीज़ टच करती थी, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, ये भी ब्रिटिश इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री थी। ऐसे ही तिब्बत हो गया, देन नेपाल हो गया, फिर उसके बाद भूटान, देन बर्मा जो कि आज के टाइम पर म्यांमार है, देन ऐसे ही पर्शिया जो कि आज के टाइम पर ईरान है। सो रिलेशंस स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक में भी दिया गया है, एंग्लो भूटानीज रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट होता है। बट हम पहले मैप देखेंगे क्योंकि हमें इन सारी कंट्रीज़ का कि कौन सा पार्ट साउथ ईस्ट एशिया बनेगा, कौन सा सेंट्रल एशिया बनेगा, ये सारा हमें पता होना चाहिए। सो देखिए, ये हमारा साउथ सदर्न एशिया, ठीक है, जिसमें इंडिया आ रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। देन आगे है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, देन उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। देन ये है ईस्टर्न एशिया। फिर इस साइड है साउथ ईस्टर्न एशिया जिसमें बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज आती हैं। एंड ये है इस साइड वेस्टर्न एशिया। एंड ये रहा यहाँ पर ईरान, ये रहा यहाँ पर ईरान जिसको पर्शिया भी बोलते थे उस टाइम पर। तो इतना सा आपने याद रखना है, ये आज की वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंग्लो भूटानीज रिलेशंस। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज लेके आते हैं, एंड पॉलिटिकल पावर के लिए वो एरियाज को कैप्चर करते हैं। इनफैक्ट नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं सो दैट टू एक्सपैंड देयर ट्रेड। तो ब्रिटिश के और भूटान के इनके कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट होते हैं, मेनली जब ब्रिटिश एक्सपेंशन स्टार्ट होती है हिमालय की साइड। तो ब्रिटिशर्स हिमालय को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए एज ए फ्रंटियर काम करेगा, एक बाउंड्री के जैसे काम करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? रशियन इन्वेजन से, चाइना से प्रोटेक्ट करेगा, फ्रेंच को दूर रखेगा। इनफैक्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री होगी उससे भी हिमालय जो होगा वो एक प्रोटेक्ट करेगा, एज ए बाउंड्री काम करेगा ब्रिटिशर्स के लिए। ऐसे ही फिर इनके ट्रेड पर्पस भी होंगे, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होंगी ब्रिटिशर्स की। भूटान के थ्रू ये लोग तिब्बत के साथ भी ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करना चाहते थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे। ऊपर से जो भूटानीज थे इनके स्टार्टिंग से, भूटान के देखिए, और भूटान और ब्रिटिश इंडिया स्टार्टिंग से ही इनके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट भूटानीज भी थे, वो भी अटैक करते रहते थे जो हमारा इंडिया वाला पार्ट था, ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट था इनफैक्ट। और ये जो भूटानीज थे ये अटैक देखिए कहाँ से करते थे, ये करते थे थ्रू पासिस। पासिस क्या होती हैं? छोटे छोटे माउंटेन रास्ते होते हैं, माउंटेनस रास्ते होते हैं, काफ़ी रगड होते हैं, इनके थ्रू किसी एरिया तक पहुंचा जा सकता है, और इनको द्वार्स भी बोल देते हैं। तो इन पासिस और द्वार्स के थ्रू, और ये जो पासिस और द्वार आती थी ना, ये ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट होती थी उस टाइम पर। तो भूटानीज इन पासिस के थ्रू ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अटैक करते रहते थे, इनके फ्रीक्वेंट अटैक्स रहते थे। तो इन सारी हॉस्टिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि भूटान के लोग भी अटैक कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही इनके रिलेशंस सही नहीं थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो वैरन हेस्टिंग्स एक इनिशिएटिव लेते हैं, वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, एंग्लो भूटानीज ट्रीटी 1774 में। इसका पर्पस क्या रहता है?
कि जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ होंगी, जितने भी भूटान के लोग अटैक कर रहे हैं थ्रू पासिस, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा एंड भूटान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करे जाएंगे। इसी ट्रीटी में ही बोला जाएगा कि ये जो भूटान होगा, भूटान ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कर देगा कि इस भूटान के थ्रू ही वो तिब्बत के साथ भी ट्रेड कर सकता है। सो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक पर्पस भी रहते थे, इनके कमर्शियल इंटरेस्ट रहते थे, तो ये तिब्बत तक पहुंचना चाहते थे थ्रू भूटान। इसी ट्रीटी में ही ये चीज़ भी बोल दी जाती है। बट इस ट्रीटी के बावजूद, डिस्पाइट दिस ट्रीटी, जो भूटान होते हैं, भूटानीज जो होते हैं, ये अपने अटैक्स कंटिन्यू रखते हैं। इनफैक्ट उस टाइम पर सेम देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना, बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व थे। जैसा कि जब ब्रिटिशर्स अगर हमारे ब्रिटिश इंडिया में भी, जब ब्रिटिशर्स अगर मैसूर के साथ वॉर लड़ रहे हैं तो उनकी मराठास के साथ भी चल रही है, उनके मराठास के साथ भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पैरेलली ये सारे वॉर लड़ते रहते थे, इनके कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। सेम ये नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी करते थे। अगर इनका एंग्लो जो ब्रिटिशर्स थे उनका भूटान के साथ रिलेशन प्रॉब्लम कुछ चल रही है, तो एट द सेम टाइम उनका बर्मा दैट इज म्यांमार के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या हो रहा था कि इसी टाइम पर एंग्लो बर्मीज रिलेशंस भी इतने सही नहीं थे, दैट इज जो आज का म्यांमार है, उनके साथ भी इनके कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर था इंडिया का। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए फिर भूटान के लोग फिर से क्या करेंगे, ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे अगेन ब्रिटिश इंडिया और भूटान के रिलेशन फिर से बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इनफैक्ट जो मेन कम्युनिटी थी भूटान की जो अटैक करती थी, आप उसका नाम भी याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं भूतियाज। ये बंगाल साइड से अटैक करते थे। अब देखिए, अगर हम 1816 ऑनवर्ड पीरियड की बात करें तो जो असम था, यहां पर था अहोम किंगडम, बट बाद में इसको ब्रिटिशर्स ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो असम जो था अब ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है। जो बंगाल था वो ऑलरेडी इनके पास था। तो देखिए, असम के ऑक्युपाई करते ही जो ब्रिटिशर्स होंगे, भूटान के साथ उनके कांटेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे भूटान के, अगर जियोग्राफिकली देखा जाए। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि भूटानीज के साथ इनके रिलेशन सही नहीं थे, तो वो थ्रू असम भी अब अटैक करेंगे और थ्रू बंगाल भी। इन सारी टेरिटरीज के ऊपर भूटानीज भी अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। कौन सी ट्राइब होगी? वो भूतियाज, जिसका मैंने अभी आपको बताया है, जो कि भूटान के लोग थे। तो ये लोग असम को भी रेड करते हैं, ये लोग बंगाल को भी रेड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर रहे हैं अब दोनों ही एरियाज, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास है। इसके साथ ही देखिए एक आता है एनवॉय इंसिडेंट। एनवॉय इंसिडेंट क्या है? देखिए, इस टाइम पर जो वाइस रॉय था वो था लॉर्ड एल्जिन। लॉर्ड एल्जिन वाइस रॉय था। इसने क्या करा हुआ था कि लॉर्ड एल्जिन देखिए एक एनवॉय भेजता है, बट जो भूटान के लोग होंगे, जो भूटानीज होंगे, इसको मिसट्रीट करेंगे, इसको ह्यूमिलिएट करेंगे। इनफैक्ट ऐसी ट्रीटी लगा दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश इंडिया होगा वो बहुत सारी पासिस को सरेंडर कर देगा। ऑब्वियसली फिर ब्रिटिश इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। तो ब्रिटिशर्स रिटेलिएट कैसे करते हैं? थ्रू द्वार वॉर, दैट इज जो पासिस के थ्रू वॉर होगी। तो ब्रिटिशर्स ऐसे फिर रिटेलिएट करेंगे। इस वॉर के चलते ब्रिटिशर्स बहुत सारी पासिस को, जो कि भूटान तक होके जाती थी, उनको कंट्रोल कर लेंगे। जो भूटान को एक अलाउंस दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया जाएगा। जिन पासिस को भूटान ने कंट्रोल कर लिया था वो भी वापस फिर ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इसके साथ ही बस ब्रिटिशर्स ऐसा करते हैं कि उनको एक एनुअल सब्सिडी पे करना स्टार्ट कर देते हैं भूटान को। और इस द्वार वॉर का एंड रिजल्ट क्या रहता है कि बहुत सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, एंड उसके साथ ही जो टी गार्डन का एरिया होगा भूटान का वो भी ब्रिटिशर्स के ही पास आ जाएगा। तो ये इतना छोटा सा था एंग्लो भूटान रिलेशंस। अब देखते हैं एंग्लो नेपालीज रिलेशंस। तो ये छोटा सा मैंने यहाँ पर ना मैप लगा दिया है। दिल्ली, ये है लखनऊ, और ये रहा गुरखा एम्पायर। देन उसके साथ यहाँ पर है काठमांडू,
देन यहाँ पर है कुमौन एंड ये रहा गढ़वाल। ओके, सो देखिए नेपाल में थे गुरखास। गुरखास कौन थे? ये एक गुरखा टाउन था, हिल टाउन था नेपाल में, उसी के ही लोगों को बोला जाता था गुरखास। तो देखिए जब स्टार्टिंग में इनके रिलेशंस की बात करें तो ब्रिटिशर्स के नेपाल के साथ ट्रेड रिलेशंस थे ज़्यादातर, और ट्रेड किस में होता था ये भी आपने याद रखना है। कुछ कमोडिटीज़ का नाम बताने जा रही हूँ, जैसे कि एक राइस हो गया, बटर, देन ऑयल सीड्स, टिम्बर, डाइज एंड गोल्ड। तो किन चीज़ों में ट्रेड होता था? राइस में, बटर, ऑयल सीड्स, टिम्बर, डाइज एंड गोल्ड। तो ये ट्रेड नेपाल और ब्रिटिश इंडिया का स्टार्टिंग से चल रहा था। बट क्या होता है 1760s का पीरियड आते आते जो ये गुरखास थे इनकी पावर नेपाल में ज़्यादा बढ़ने लगती है। इनफैक्ट इनकी लीडरशिप भी नेपाल में बढ़ेगी एंड ये लोग क्या करेंगे फिर 1768 में ये काठमांडू को कंट्रोल कर लेंगे, इसको एक कैप्चर कर लेंगे। और काठमांडू में देखिए कौन था उस टाइम पर, ओके मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, तो काठमांडू में देखिए उस टाइम पर था रंजीत मल्ला। रंजीत मल्ला था। तो देखिए इसके सक्सेसर्स को बाद में हटा दिया जाएगा एंड जो गोरखाज होंगे वो काठमांडू को, दैट इज मेनली फिर वो नेपाल को कंट्रोल कर लेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, जो गोरखाज होंगे ये पहले तो बियॉन्ड माउंटेन जितना भी एरिया होगा वो उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। अब बियॉन्ड माउंटेन अगर एरिया की बात करें तो वो नॉर्थ साइड भी हो सकता है हिमालय के एंड साउथ साइड भी हो सकता है। तो अगर ये नॉर्थ साइड जाते थे पहले, नॉर्थ साइड जाने से इनको हटा दिया चाइनीज ने, तो चाइनीज लोगों ने इनको पुश बैक कर दिया। तो अब इनकी नॉर्थ साइड की जो एक्सपेंशन थी वो तो कंट्रोल में आ गई, बट अब यहाँ पर नहीं जाएंगे ये लोग। तो ये क्या करते हैं फिर ये साउथ साइड बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और सदर्न साइड कौन है? फिर ये आ जाएगा यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में भी सबसे ज्यादा खतरा आएगा अवध को, और ये जो बंगाल का रीजन था, क्योंकि ये जो गुरखाज होंगे इसी साइड ही बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज के चलते हुए फिर इस टाइम पर देखिए जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। सो 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जो लॉर्ड वेलेस्ली है इसकी हम एक सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी देख चुके हैं, उसकी सारी स्टेजेस बहुत अच्छे से हमने कवर करी थी, है ना। तो अब ये चीज ना, क्योंकि अब इसको कंपनी की टेरिटरीज को भी कंसोलिडेट करना है, इसको तिब्बत को भी दूर रखना है। तिब्बत, चाइना, इन सारी कंट्रीज के साथ देखिए ब्रिटिश इंडिया को ट्रेड तो करना है, बट एट द सेम टाइम इनको ब्रिटिश इंडिया से दूर भी रखना है। तो अब ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये क्या चाहता है कि हम जो नेपाल है उसको कंट्रोल करें, सो दैट एज ए स्टेबल बफर स्टेट रहे ये। तो इसी के चलते ही 1801 में फिर जो ब्रिटिश इंडिया होगा, इंग्लिश होंगे, ये गोरखपुर टाउन को अटैक करेंगे और इसको कंट्रोल कर लेंगे, जो कि नेपाल का उस टाइम पर पार्ट था। ओके, इसके साथ ही फिर देखिए यहाँ पर एज पर सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर एक ट्रीटी भी साइन करी जाएगी एंड नेपाल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अब रहेगा, इसको स्टेशन कर दिया जाएगा ब्रिटिश रेजिडेंट को। कहाँ पर? काठमांडू में। अब देखिए ये तो चीज हो जाती है, बट जो नेपालीज थे, जो गुरखास थे, इस ब्रिटिश रेजिडेंट को बहुत ज्यादा तंग करेंगे। जो इस 1803 में ब्रिटिश रेजिडेंट फिर इन हॉस्टिलिटीज की वजह से, क्योंकि गुरखास इसको बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो ये छोड़ देगा नेपाल को, ये काठमांडू को ये ब्रिटिश रेजिडेंट छोड़ देगा। और 1813 आते आते ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगता है दैट जो नेपाल है इसके रिलेशंस अब सिखों के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं। तो नेपाल तो ब्रिटिशर्स के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाएगी कि अगर नेपाल की और सिखों की नदन इंडिया में इनकी एक अलायंस बन जाएगी। तो जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको क्या लगता था, देखिए नेपाल की इंपॉर्टेंस क्या थी? नेपाल की सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ का तेराई रीजन। तेराई रीजन क्या है?
ये एक मार्शी रीजन होता है, काफ़ी फॉरेस्टेड होता है एंड यहाँ पर एलुवियल टाइप की सैंड होती है। अच्छा, ये जो रीजन है एक तो सदर्न नेपाल का जो एरिया है वहाँ पर आएगा, फिर जो शिवालिक हिल्स का एरिया और जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है वहाँ पर भी है तेराई रीजन। काफ़ी ये फर्टाइल रीजन होता है एंड ट्रेड पर्पस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता है कि अगर नेपाल को ही हटा दिया जाए, नेपाल को दूर रखा जाए और इसको जस्ट एज बफर स्टेट रखा जाए, तो हम ये तेराई रीजन भी कंट्रोल कर लेंगे एंड एट द सेम टाइम जो नेपाल और सिखों की अलायंस होगी वो भी ब्रेक हो जाएगी एंड ये हमें एक डेंजर नहीं रहेगा। ये चीजें ब्रिटिशर्स अभी देखिए प्लान कर ही रहे थे कि जो गुरखास थे ये लोग अटैक कर देते हैं। 3 एरियाज पर ये अटैक करेंगे। ये लोग कैप्चर कर लेंगे, एक तो बटवाल को, देन उसके साथ ही शिवराज को, देन अल्मोड़ा एंड मालाउन। इन एरियाज के ऊपर ये जो गुरखाज होंगे अटैक करेंगे एंड कैप्चर कर लेंगे। एंड इस टाइम पर देखो होगा जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग होगा इस टाइम पर। ये भी आपने, इसका नाम भी आपने याद रखना है। तो ओके, जब ये अटैक कर देंगे तो ऑफकोर्स फिर ब्रिटिशर्स जो होंगे वो रिटेलिएट करेंगे और एंड हमें पता ही क्या होगा, एक ट्रीटी साइन होगी, ब्रिटिशर्स के फेवर में ही जाएगी। तो जो ट्रीटी साइन होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1816 में ये ट्रीटी साइन करी जाती है। नेपालीज अभी हार चुके थे तो ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है। एज पर दिस ट्रीटी, पहले तो देखिए जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको ये गुरखाज भगा देते हैं, है ना, इसको काफी ज्यादा तंग करते हैं। अब इस ट्रीटी के अंडर फिर से एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो होगा प्लेस कर दिया जाएगा, कहाँ पर, काठमांडू में। इसके साथ ही ये जो गढ़वाल, कुमौन, ये सारे के सारे जो एरियाज होंगे ये ब्रिटिशर्स के पास आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तेराई रीजन होगा, जो कि इतना फर्टाइल एरिया था, ये अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। एंड जो नेपाल होगा सारे कंट्रोल अपने जो सारे जो क्लेम होंगे इस एरिया से वो अबैंडन कर देगा। इनफैक्ट नेपाल जो सिक्किम के ऊपर भी अपने क्लेम करता था वो क्लेम भी हटा देगा। अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फायदा होगा। एक तो अब हिमालयाज तक, प्रॉपर हिमालयाज तक उनका एम्पायर पहुंच जाएगा। सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करने के लिए उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये मैप दिखा दिया था कि देखिए ये वाला जो एरिया है ये सेंट्रल एशिया का एरिया है। ओके, सो उसके साथ ही देन बहुत सारे जो हिल स्टेशंस थे जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस भी ब्रिटिशर्स के पास आ जाएंगे। गुरखास जो होंगे वो ब्रिटिश आर्मी में उनको ज्वाइन करने दिया जाएगा। ओके, क्या होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इवन आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद भी ये नेपाल के साथ अपने सही रिलेशन मेंटेन रखते हैं, इनके रिलेशन सही रहते हैं। इनफैक्ट ये जो नेपालीज रूलर होते हैं वहां पर उनको एज ए सोवरेन ही ट्रीट करते हैं। बट कंडीशन क्या रखी जाती है बाय ब्रिटिशर्स कि ब्रिटेन के अलावा, ब्रिटेन को छोड़कर कोई भी डिप्लोमेटिक जो मिशन होगा वो नेपाल में नहीं जाएगा। नेपाल के साथ ये लोग अपने रिलेशंस मेंटेन करेंगे। नेपाल के रूलर को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंसिडर करा जाएगा, बट एट द सेम टाइम ब्रिटेन को छोड़कर किसी और कंट्री के साथ नेपाल के डिप्लोमेटिक मिशन अलाउ नहीं करे जाएंगे। सो इस तरह से देखिए जो ब्रिटिश होगा अब बहुत ही टैक्टिक वे में नेपाल के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन रखेगा, न्यूट्रलिटी भी रखेगा, इंटरफेयर भी नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम उनके ऊपर कंट्रोल भी रहेगा क्योंकि कोई और कंट्री का डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए इसी रीजन की वजह से ही जब आगे 1857 का रिवोल्ट होगा तो ये जो नेपाल होगा, नेपाल एक तरह से न्यूट्रल ही रहेगा, कोई भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा 1857 के रिवोल्ट में। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स होंगे बहुत सारे गुरखास को आर्मी में भी एनालिस्ट करेंगे, आर्मी में ये लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पर जो ब्रिटिश इंडियन फोर्स थी उसमें जो गुरखास थे ये ब्रिटिश इंडियन फोर्स का एक बैकबोन था, क्योंकि काफी हार्डी लोग थे ये लोग जो गुरखास थे। ओके, अब हम चलते हैं एंग्लो भूटानीज। ओके, हमारा
हाँ, एंग्लो भूटान रिलेशन हो गया, एंग्लो नेपाल रिलेशन हो गया। अब हम चलते हैं एंग्लो बर्मीज रिलेशंस पर। बर्मा दैट इज म्यांमार आज के टाइम पर। ओके, स्टार्टिंग में ये जो बर्मा था ये एक फ्री कंट्री था, बट यहाँ के जो रूलर्स थे ना बर्मा के उस टाइम पर, ये भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते थे। काफी अग्रेसिव रूलर्स थे बर्मा के भी उस टाइम पर। तो ये लोग क्या करना चाहते थे, ये वेस्टवर्ड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। और वेस्टवर्ड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि ये लोग ब्रिटिश इंडिया की साइड बढ़ना चाहते थे। इनफैक्ट 1813 तक इन्होंने, जो बर्मीज रूलर थे, इन्होंने 1813 में जो आज का मणिपुर का एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इसका मतलब क्या था कि ये लोग डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट में आ चुके थे और इनके कन्फ्लिक्ट भी ऑब्वियसली स्टार्ट होने ही थे। ओके, ये तो था कि बर्मीज भी थे जो इनके यहाँ के रूलर भी जो थे वो काफी अग्रेसिव थे। और अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स का हमें पता ही है कि इनको जो बर्मा के जंगल थे, यहाँ का जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो इनको चाहिए थे। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज में भी सबसे ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट था टीक का ट्रेड एंड ऑयल भी। इसके साथ ही ये लोग मार्केट भी चाहते थे। एंड एट द सेम टाइम इनको अगेन फ्रेंच और जो साउथ ईस्ट एशिया था, अब देखिए यहाँ पर फिर से साउथ ईस्ट एशिया की बात आ गई ना, तो मैंने मैप में ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। तो ये फ्रेंच को भी दूर रखना चाहते थे एंड जो साउथ ईस्ट एशिया है उस साइड भी अपना कंट्रोल चाहते थे। अब साउथ ईस्ट एशिया कौन सा एरिया रहा, ये वाला एरिया देखिए, क्योंकि यहाँ पर है ना म्यांमार, ये रहा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, जितनी भी ये सारी कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज, ये सारी की सारी साउथ ईस्ट एशिया में आएंगी। ओके, तो देखिए 1813 तक जैसे मैंने आपको बताया कि जो बर्मीज रूलर थे उन्होंने आज के टाइम का जो मणिपुर का एरिया था उसको कंट्रोल कर लिया था। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो इनकी वॉर्स भी होना स्टार्ट होंगी। 3 वॉर्स होती हैं, एंग्लो बर्मीज वॉर, और एंड में जो होगा बर्मा ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स होंगे इसको एनेक्स कर लेंगे 1885 में। तो सबसे पहले है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से लेकर 1826 तक। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बर्मा था वो भी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन चाहता था, वेस्टवर्ड एक्सपैंड करना चाहते थे। इसका मतलब क्या है कि जैसे मणिपुर का जो आज के टाइम का मणिपुर का एरिया है उसको ये लोग ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके थे। इसके साथ ही अराकन का एरिया भी ये ऑक्युपाई कर लेते हैं। इसके साथ ही देखिए असम को भी ये लोग, ओके यहाँ पर लिखा हुआ है, असम को भी ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं एंड ब्रह्मपुत्रा वैली को भी। एंड एट द सेम टाइम देखिए इन सारे एरियाज तक तो इनका थ्रेट पहुंच चुका है। बंगाल में जो था अब ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पर ये मेन टेरिटरी था, मेन एरिया था इंग्लिश के लिए। और ये जो बर्मीज थे अब प्लान कर रहे थे चिटागोंग को अटैक करने के लिए। और चिटागोंग कहाँ पर था उस टाइम पर, बंगाल में। और यहाँ से ही देखिए फिर मेनली फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये लोग चिटागोंग पर अटैक करना चाहते हैं तो बंगाल और बर्मा के बीच फिर ऐसे फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स होंगे अपनी फोर्सेस को भेजेंगे, सबसे पहले वो रंगून को ऑक्युपाई कर लेंगे मई 1824 में। देन उसके बाद उस टाइम पर जो कैपिटल आवा थी वहां तक भी ये लोग पहुंच जाते हैं। और पीस कैसे फिर एस्टेब्लिश करा जाएगा, ट्रीटी ऑफ यंदावो के थ्रू। यंदावो उस टाइम पर एक टाउन था, तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन करी जाती है 1826 में। इस ट्रीटी की कंडीशंस क्या थी, सबसे पहले तो बर्मीज एक वॉर इंडेमनिटी पे करेंगे ₹1 करोड़ की, दैट इज वॉर कंपनसेशन देंगे। फिर जो कोस्टल एरियाज थे अराकन एंड तनेसरिम, इनको भी अब ये एरियाज भी कोस्टल एरियाज अब ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे। असम, कचेर, कचार एंड जैंतिया, इनके ऊपर बर्मीज का कोई भी क्लेम नहीं रहेगा। मणिपुर को इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया हुआ था बर्मी रूलर्स ने। अब मणिपुर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट कंसिडर करा जाएगा उस टाइम पर।
तो ये अब इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, ना ये ब्रिटिशर्स के पास है अभी, ना ये अभी बर्मीज के पास है। और फिर ब्रिटेन के साथ ही इनकी एक कमर्शियल ट्रीटी भी साइन होगी। एंड देखिए अल्टीमेटली फिर एक ब्रिटिश रेजिडेंट आवा में स्टेशन करा जाएगा, जो कि उस टाइम पर कैपिटल थी। एंड ऐसे ही जो कैलकटा, जो कि ब्रिटिशर्स का एरिया था, वहां पर एक बर्मीज इन्वॉय आएगा। ये ट्रीटी ऑफ जंदावो की कंडीशन थी। बट 1852 में एक और एंग्लो बर्मीज वॉर होगी। इस वॉर का मेन रीजन क्या बनेगा? रीजन फर्स्ट तो बनेगा ब्रिटिशर्स के कमर्शियल नीड, इनकी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज। इस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी आ चुका है। एंड देखिए यहाँ पर ना अच्छा क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने जो ट्रीटी है, जंदावो की ट्रीटी साइन हुई थी, यहाँ पर देखा था हमने कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्टेशन कर दिया गया था आवा में, जो कि उस टाइम पर कैपिटल थी, है ना। बट ये जो बर्मीज थे ये भी अब एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज के लोग थे, काफी एग्रेसिव रूलर्स थे। तो ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था ये भी फिर से कंप्लेन करना स्टार्ट करता है 1839 में, दैट ये जो ब्रिटिश बर्मीज हैं ये इसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एंड उसी टाइम पर ही देखिए अभी ये कंफ्लिक्ट होना शुरू हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बर्मा में क्या हो रहा है कि यहाँ पर टिम्बर का ट्रेड काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। और जो बर्मीज मार्केट है ये टिम्बर सप्लायर, एज ए मेजर टिम्बर सप्लायर इमर्ज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के लिए क्या होगा, ये उनका एक कमर्शियल इंटरेस्ट बनेगा। एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉस्टली आइटम्स थी जिनका ट्रेड बर्मा के थ्रू होता था, जैसे कि पेपर हो गया, टिन हो गया, आइवरी हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर एक रिवर थी, इरावड़ी रिवर, अभी भी आपने नाम इसका ज्योग्राफी में भी बहुत बार सुना होगा। इस रिवर के थ्रू राइस का ट्रेड होता था एंड राइस पहुंचता था बंगाल में भी, एंड जो बाकी का इस साइड साउथ ईस्ट एशिया था। तो देखिए इसका मतलब क्या था कि अगर ये जो बर्मा का एरिया अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा तो उनका साउथ ईस्ट एशिया तक भी उनका रीच हो जाएगा, है ना। इस साइड तो बंगाल की साइड तो ये राइस का ट्रेड तो हो ही रहा है, बट साउथ ईस्ट एशिया तक ये लोग प्रॉपरली पहुंच जाएंगे अगर बर्मा को एनेक्स कर लिया जाएगा। तो अभी जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, जो कि ट्रेडर्स थे, उनको टिम्बर रिसोर्सेज भी चाहिए अपर बर्मा के, एंड उनको ये जो लोअर बर्मा है, यहाँ पर पेगू का एरिया है, वो मार्केट भी चाहिए उनको। तो अल्टीमेटली ये लोग पेगू को फिर कंट्रोल करेंगे। पेगू अभी सिर्फ एक ही कोस्टल एरिया रहता था बर्मा का, जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था, बट सेकेंड बर्मीज वॉर के बाद ये पेगू का एरिया भी उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये लोअर बर्मा में था और इससे इस वॉर में देखिए गुरेला वॉरफेयर होगा, बट अल्टीमेटली इस पार्ट को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो देखिए होता कैसा है, अगर हम इसका मैप में देखें तो इस साइड है देखिए इंडिया, यहाँ पर है, अगर हम ओके ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा म्यांमार का एरिया, ये अपर बर्मा है, इसके साथ यहाँ पर है अराकन का एरिया। ये लोग एक कोस्टल एरियाज हैं, अराकन का ये एरिया भी ये लोग ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। और ये जो लोअर बर्मा है यहाँ पर है अभी पेगू का एरिया, पेगू को ये कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो लास्ट कोस्टल एरिया रहता था ये भी ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा। और इसके आगे यहाँ पर है देखिए थाईलैंड, यहाँ पर है लाओस, यहाँ पर है वियतनाम कहीं, एंड ऊपर है चाइना। एंड ये जो तनेसरम का एरिया था यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा था, ये भी एक कोस्टल एरिया था। ये अराकन और तनेसरम ये फर्स्ट वॉर में ही कंट्रोल में आ चुके हैं कोस्टल एरियाज। एक पेगू रहता था, ये भी सेकेंड वॉर के बाद अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है। इट मीन्स लोअर बर्मा को कंट्रोल करने के बाद अब जितना एंटायर सी ट्रेड होगा वो ब्रिटिशर्स कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक इनका ट्रेड पहुंच सकता है। तो काफी बेनिफिशियल होगा ये ब्रिटिशर्स को। ओके देन उसके बाद एक थर्ड वॉर भी होगी, फिर थर्ड बर्मा वॉर 1885 में। इस टाइम पर बर्मा का किंग था भिंदन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन इफ इट्स रॉन्ग। ओके सो इस किंग की डेथ के बाद इसका सन आगे आएगा थीबो। अब ये जो थीबो था इसके ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन इतने सही नहीं थे। ही वॉज हॉस्टाइल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ। सो अगर देखें तो ब्रिटिशर्स के साथ हॉस्टाइल है, बट एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा था कि फ्रांस
जर्मनी और इटली, इनके साथ ये कमर्शियल ट्रीटीज साइन कर रहा था। कौन? थीबो। ब्रिटिशर्स के साथ ये हॉस्टाइल है, बट हमें पता है कि अभी लोअर बर्मा में एंड जितना भी ये रंगून का एरिया है, जो भी कोस्टल स्टेट्स कोस्टल एरियाज है बर्मा के, वहाँ पर तो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वहाँ पर तो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, बट इनको ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहा है। और जो कि ब्रिटिशर्स के एनिमीज थे जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके साथ ये जो थीबो था कमर्शियल ट्रीटीज साइन कर रहा है। और इस टाइम पर देखिए ये जो फ्रेंच था ना, जो फ्रांस था, इसके ऑलरेडी लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, यहाँ पर ऑलरेडी इसका कंट्रोल था अभी फ्रांस का। देखिए जो ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम पर वो साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचना चाहता था। फ्रेंच को ब्रिटिशर्स निकाल चुके हैं, बट फ्रेंच जो थे अपने जो ट्रेड जो अपने इंटरेस्ट थे वो किस एरियाज में लेके आ चुके हैं? साउथ ईस्टर्न एशिया की साइड, दैट इज जो लाओस में, कंबोडिया में एंड वियतनाम में, यहाँ पर फ्रेंच है। और जो थीबो है फ्रेंच, जर्मनी, इटली के साथ कमर्शियल ट्रीटीज कर रहा है, बट जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है, उनके साथ ही सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। ओके, और जो फ्रेंच थे इनका ये एक प्रपोजल था कि रेल लिंक ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे मांडले से लेकर जो फ्रेंच टेरिटरी। अब ये फ्रेंच टेरिटरी कहाँ पर होगी? ऑफकोर्स ये जो साउथ ईस्टर्न एशिया है। और मांडले कहाँ पर था? ये था म्यांमार में। ओके, अब ये थीबो क्या करेगा कि ये ना वहाँ पर ये जो रंगून एरिया है, जो लोअर बर्मा इस साइड के एरिया में एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी थी, टिम्बर के का ही टिम्बर के लिए ही मेन मार्केट थी ना लोअर बर्मा की। तो थीबो क्या करेगा, इस ब्रिटिश टिम्बर कंपनी के ऊपर काफ़ी हैफ्टी एंड हैवी फाइन इम्पोज कर देगा, काफ़ी हैवी चार्जेस लगाएगा। और इसके अगेंस्ट फिर क्या होगा कि इस टाइम पर देखिए अभी गवर्नर जनरल आ चुका है, लॉर्ड डफरिन आएगा एंड इसको ये लोग पिटीशन भेजेंगे। तो डफरिन ऑर्डर करेगा कि बर्मा की इन्वेजन कर लिया है। एंड फाइनली फिर जो अपर बर्मा रहता था, अपर बर्मा का ही रीजन रहता था, अभी हमने मैप ड्रॉ करके देखा, तो इस अपर बर्मा को भी फाइनली कंट्रोल कर लिया जाएगा। एंड फाइनली पूरे का पूरा जो बर्मा होगा 1885 में भी फिर सारे का सारा बर्मा कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसके लिए भी ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक गुरेला अपराइजिंग जो होगी उसको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद भी जब बर्मा को कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट होंगी। जो बर्मीज होंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, वो साथ मिल जाएंगे और उनको दूर रखने के लिए फिर जो बर्मा होगा उसको इंडिया से ही सेपरेट कर दिया जाएगा 1935 में। और जो बर्मा की इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट है वो आगे चलती रहेगी। यू ओंग सान के अंडर फिर से इनकी ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है चलती रहेगी और जो फाइनली बर्मा होगा, जो बर्मा है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा 1948 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस। ओके, जो तिब्बत था उस टाइम, तिब्बत जो था वो एक थियोक्रेसी था। थियोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट है। और थियोक्रेसी किसकी चलती थी? मॉन्क्स की, जिसको लामाज भी बोलते थे, जैसे कि दलाई लामा, ये थियोक्रेसी ही रूल होता है, दैट इज रिलीजन का ही रूल होता है। एंड ओके, जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी? रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट थी, बट विद नॉमिनल चाइनीज सुजरैनिटी। इसका मतलब क्या है कि तिब्बत के ऊपर चाइना का भी कंट्रोल है, बट वो फुल कंट्रोल नहीं है। कैसा कंट्रोल है कि तिब्बत एक सब सर्वियंट स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि इसकी गवर्नमेंट तो अपनी है, इट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, बट ये इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में चाइना के बिना कोई काम नहीं कर सकती। इसी का मतलब होता है सुजरैनिटी। दैट इज ऐसी कोई स्टेट, अगर चाइना का सुजरैनिटी का राइट है तिब्बत के ऊपर, इट मीन्स कि तिब्बत की गवर्नमेंट तो अपनी है, बट अगर इसने फॉरेन रिलेशंस करने हैं, कोई इंटरनेशनल डिसीजंस लेने हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाएगा, उसको चाइना के साथ मिलकर ही इंटरनेशनल जो डिसीजंस होंगे वो लेने होंगे, जो फॉरेन डिसीजन होंगे वो लेने होंगे। जो तिब्बत में लामास थे, जैसे कि दलाई लामा अगेन, ये लोग तिब्बत को बाकी वर्ल्ड से डिफरेंट आइसोलेट करके रखना चाहते थे, किसी कोई रिलेशंस नहीं चाहते थे, बट ये लोग जो चाइना की नॉमिनल सुजरैनिटी थी उसको एक्नॉलेज करते थे। ओके,
अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स के तिब्बत के साथ स्टार्टिंग में प्योरली कमर्शियल इंटरेस्ट ही थे। वो हम भूटान के टाइम पर भी देख चुके हैं, जब हमने भूटान और एंग्लो रिलेशंस देखे थे तो तिब्बत के साथ इनकी प्योरली कमर्शियल रिलेशंस ही थे। ब्रिटिशर्स को लगता था कि हमें तिब्बत और चाइना से भी इतना कोई डर नहीं है, हमारी सिक्योरिटी को कोई डर नहीं है, क्योंकि चाइना जो था उस टाइम पर मिलिटरली वीक था। स्टार्टिंग में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे तो वो अपने जो कमर्शियल इंटरेस्ट होंगे वो तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहेंगे, बट जो दलाई लामा अगेन वो आइसोलेट करके रखना चाहते थे, तो इस ऑफर को वो डिक्लाइन कर देंगे। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी होगी उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग इस चीज़ को इस्टेब्लिश, ये ट्रेड रिलेशन जो होंगे वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। फिर उसी टाइम पर देखिए जो रशिया था उसका इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था, कहाँ पर, लहासा में। लहासा थी उस कैपिटल, तिब्बत की कैपिटल लहासा। यहाँ पर देखिए चाइनीज इन्फ्लुएंस जो था तिब्बत में नॉमिनल था। ब्रिटिशर्स का अभी तक इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था तिब्बत में, बट जो रशिया था उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था। इनफैक्ट ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं एज पर द स्पेक्ट्रम बुक कि जो रशियन आर्म्स एंड अम्यूनिशन थे वो भी तिब्बत में आ रहे थे। फिर जब ब्रिटिशर्स को वहाँ जो तिब्बत का रिसोर्सेज है, वहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वहाँ का पता चलता है, ऑब्वियसली इसके कमर्शियल इंटरेस्ट और भी ज़्यादा ग्रो होंगे। तो इकोनॉमिकली तो ब्रिटिशर्स जो था वो इंडो तिब्बतन ट्रेड ही चाहता था। अगर पॉलिटिकली देखें तो अपने ये जो नॉर्दर्न फ्रंटियर थे उनको सेफ गार्ड करना चाहता था, किससे, अगेन रशिया से। और इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल आ चुके हैं वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को ये जो रशिया का डर है ना बहुत तंग करता है। ही गॉट अलार्म्ड। तो इस टाइम तक देखिए अभी हमने देखा है ना कि कैसे जो गुरखास थे वो भी ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस में एनालिस्ट होते थे, ज्वाइन करते थे फोर्सेस को। तो ये कर्जन क्या करता है, ये कंटिजेंट भेजता है, गुरखा फोर्सेस को भेजता है अंडर कॉलोनल यंग हस्बैंड। इनका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यंग हस्बैंड का। इनफैक्ट वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आपने याद रखना है। लॉर्ड कर्जन भेजते हैं यंग हस्बैंड को। एंग्लो तिब्बत रिलेशंस के टाइम पर होता है, एंड किसके लिए होता है, ये रशिया को दूर रखने के लिए, रशियन इन्वेजन को, रशियन मूव्स को काउंटर करने के लिए लॉर्ड कर्जन भेजते हैं यंग हस्बैंड को। एक कॉलोनल थे, आर्मी को कमांड कर रहे थे, गुरखा आर्मी को। ओके, यंग हस्बैंड तिब्बतन्स को प्रपोज करेंगे कि आप एक एग्रीमेंट करो, एक ट्रीटी साइन करो। ऑब्वियसली ये जो तिब्बतन्स होंगे रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, एंड एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस देंगे ये लोग, ठीक है। उसके बाद बट ये जो यंग हस्बैंड होगा ये लहासा तक पहुंच जाएगा जो कि कैपिटल था, एंड कैपिटल तक पहुंच गए हैं। इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो विन कर चुके हैं, उनकी विक्ट्री हो चुकी है। तो जो दलाई लामा था उस टाइम पर तक ही विल फ्ली, एंड देन ट्रीटी साइन कर जाती है, ट्रीटी ऑफ लहासा। अब इसकी टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमेशा ब्रिटिशर्स करते हैं, वॉर इंडेमनिटी पे करने को बोला जाएगा, तो ₹75 लाख की जो तिब्बत होगा वो वॉर इंडेमनिटी पे करेगा। कैसे पे करेगा, पर एनम 1 लाख रुपीज़ वो पे करेगा, हर साल 1 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट होगी वो चुम्बी वैली को कंट्रोल कर लेगी। अब चुम्बी वैली एक एरिया था भूटान और सिक्किम के बीच में, फॉर 75 ईयर, इसको भी 75 ईयर्स के लिए कंट्रोल कर लिया जाएगा। और जो तिब्बत होगा वो सिक्किम के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं करेगा, जो फ्रंटियर होगा सिक्किम की जो बाउंड्री होगा उसको रिस्पेक्ट करेगा। ट्रेड मार्ट्स इस्टेब्लिश करे जाएंगे। मार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि बाजार वगैरह हो गया, शॉप्स वगैरह हो गई है ना, तो ट्रेड मार्ट्स इस्टेब्लिश कर ओपन करे जाएंगे। कहाँ पर, यातुंग, देन ज्ञात से, देन उसके बाद गारतुक। तो इन एरियाज में ट्रेड मार्ट्स ओपन कर दिए जाएंगे। तिब्बत को बोल दिया जाएगा वो किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ कोई भी तरह की कंसेशन नहीं देगा इन रिलेशन टू रेलवेज इस्टेब्लिश करने के लिए, रोड्स के रिगार्डिंग, या फिर टेलीग्राफ दैट इज कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। किसी भी फॉरेन स्टेट को तिब्बत किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं देगा। बट जो ब्रिटेन होगा उसके पास पावर होगी जो तिब्बत के फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल करने की। ऑब्वियसली अगर फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल कर लिया तो सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, तो ये चीज़ें होंगी। बट बाद में क्या होता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कहने पर, और क्योंकि जो रशिया है उसका डर भी अब खत्म हो चुका था, तो इसी वजह से ही जो वॉर इंडेमनिटी पहले 75 लाख रुपीस की थी उसको कम करके कर दिया जाएगा 25 लाख। और जो चुम्बी वैली थी जिसको 75 ईयर्स के लिए कंट्रोल करा गया था उसको भी इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। अब आपने क्या देखना है कि इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। अच्छा, ये जो रशिया का डर चल रहा था ब्रिटिशर्स को, है ना,
और तिब्बत के साथ उनकी फिर ये ट्रीटी होती है। इन सारे चक्कर में जो अल्टीमेट गेन होगा वो चाइना का ही होगा, क्योंकि एक कन्वेंशन साइन हो जाएगी, एंग्लो रशियन कन्वेंशन 1907 में। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन के दोनों ही, ब्रिटिशर्स भी और रशिया भी, ये दोनों ही तिब्बत के साथ किसी भी वे में नेगोशिएट नहीं करेंगे एक्सेप्ट थ्रू द मीडिएशन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। अगर ब्रिटिशर्स को या फिर रशिया को तिब्बत के साथ नेगोशिएट करना है, कोई रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं, तो वो थ्रू चाइना होगा। तो अल्टीमेटली फिर गेन कौन करेगा? चाइना ही गेन करेगा। और आज के टाइम पर भी देखते हैं कि जो चाइना है वो तिब्बत के ऊपर अपना क्लेम रखता है कि तिब्बत जो है वो हमारा पार्ट है, चाइना का पार्ट है आज के टाइम पर भी। ओके, सो नेक्स्ट है एंग्लो अफगन रिलेशंस। अर्ली 19th सेंचुरी में जो रशिया था, इसका इन्फ्लुएंस पर्शिया में, दैट इज जो आज के टाइम पर ये जो ईरान है, यहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। अगर रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस होगा वो कम हो जाएगा। और जो इंग्लिश थे वो क्या चाहते थे, यहाँ पर पर्शिया के थ्रू एक रिवर जाती थी, रिवर यूफ्रेटस। इस रिवर के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे वो, ईरान के थ्रू ये रिवर जाती थी, इस रिवर के थ्रू वो इंडिया तक एक नया रूट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ब्रिटिश इंडिया तक, जो ब्रिटिशर्स थे। बट क्योंकि यहाँ पर अब रशिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ चुका है, इट मीन्स इनका ये जो प्लान होगा वो फेल हो जाएगा। ब्रिटिशर्स का ये जो न्यू रूट इस्टेब्लिश करने का प्लान था। एंड उसी टाइम पर ही देखिए ये जो पर्शिया है, दैट इज जो ईरान, पर्शिया एंड रशिया है, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ तुर्कोमनचाई। ये एक पीस ट्रीटी थी बिटवीन पर्शिया एंड रशिया। इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि एक पीस ट्रीटी थी। अब अगर ईरान और रशिया के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है, इट मीन्स अब ब्रिटिशर्स के लिए और ज़्यादा डर बढ़ चुका है। उनको क्या लगेगा अब कि जो रशिया होगा वो पर्शिया के साथ मिलकर, ओके, जो मैं ईरान और पर्शिया का नाम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ, सेम ही है दोनों, तो ब्रिटिशर्स को लगेगा कि जो रशिया और जो पर्शिया है ये दोनों मिलकर इंडिया के रिगार्डिंग अब प्लान्स बना रहे हैं। और रशिया के रिगार्डिंग तो उनको पहले ही फियर रहता था ब्रिटिशर्स को। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता है कि हमें एक नया साइंटिफिक फ्रंटियर चाहिए। साइंटिफिक फ्रंटियर का मतलब क्या है कि एक ऐसा बाउंड्री जो कि डिफेंसिबल हो और स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो। डिफेंसिबली जिसको इजीली डिफेंड करा जा सके, एंड ब्रिटिशर्स के लिए वो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो, उसकी जियोपॉलिटिकल गेन्स हो, वहां पर मिलिट्री स्ट्रेटजी भी इजीली बनाई जा सके। ऐसा उनको एक साइंटिफिक फ्रंटियर चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न साइड, सो दैट ये ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो इनको नॉर्थ वेस्ट साइड फिर क्या दिखाई देता है? अफगानिस्तान। तो ये लोग क्या चाहते हैं अब ब्रिटिशर्स, कि अफगानिस्तान में एक ऐसा रूलर होना चाहिए जो कि ब्रिटिशर्स के लिए फ्रेंडली हो। अब आगे जितने भी ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल आएंगे वो अफगानिस्तान के रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज लेके आएंगे। जैसे कि लॉर्ड ऑकलैंड जो होगा वो फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आएगा। ऐसे ही फिर एक जो जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल होगा ये मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी लेके आएगा। ऐसे ही जो लिटन होगा वाइसराय, वो प्राउड रिजर्व की पॉलिसी लेके आएगा। ये तीनों ही पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए जो फॉरवर्ड पॉलिसी है ऑकलैंड की, ये गवर्नर जनरल बनता है ब्रिटिश इंडिया का 1836 में। इस फॉरवर्ड पॉलिसी का क्या पर्पस था कि कंपनी ही फॉरवर्ड करेगी, कंपनी खुद इनिशिएटिव लेगी अपनी बाउंड्री को, ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? रशियन अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कैसे करा जाएगा? थ्रू ट्रीटीज। या तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन करी जाए अगर वो कंट्री होस्टाइल नहीं है तो, एंड अगर वो कंट्री होस्टाइल है नेबरिंग कंट्री तो उसको एनेक्स कर लिया जाए। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी क्या कहती है कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद ही आगे बढ़ेगी, खुद इनिशिएटिव लेगी रशियन अटैक को काउंटर करने के लिए। और इसके लिए या तो वो ट्रीटी साइन करेगी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, या फिर वो उन कंट्रीज को एनेक्स करेगी अगर वो कंट्रीज होस्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, जो स्पेक्ट्रम की बुक है वहां पर दोस्त मोहम्मद की एग्जाम्पल दी गई है। दोस्त मोहम्मद उस टाइम पर जो अफगानिस्तान था उसका आमिर था। ये ब्रिटिश इंडिया के साथ फ्रेंडशिप तो चाहता था दोस्त मोहम्मद,
बट ये ब्रिटिशर्स के ऊपर एक कंडीशन भी रखता है कि आप सिखों से मुझे पेशावर दिला दो। और ये रहा पेशावर का एरिया, ये रहा लाहौर का एरिया। ये आज के टाइम पर पाकिस्तान में है। जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर पहले सिखों का रूल था, महाराजा रणजीत सिंह का। ओके, सो ये दोस्त मोहम्मद कंडीशन क्या रखता है ब्रिटिशर्स के ऊपर कि मुझे पेशावर दिला दो सिखों से। बट ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। सो दोस्त मोहम्मद क्या करता है उसके ब्रिटिशर्स के साथ तो फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बन पाते, तो वो रशिया और पर्शिया की साइड हेल्प के लिए बढ़ता है। अब अगर रशिया और पर्शिया की साइड दोस्त मोहम्मद बढ़ रहा है, इट मीन्स अब ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होगी, है ना। ब्रिटिशर्स अब क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स फिर फॉरवर्ड पॉलिसी, जो ऑकलैंड की उस टाइम पर फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उसके एज पर दिस पॉलिसी वो आगे बढ़ेंगे कैसे, या तो वो ट्रीटी साइन करेंगे, एंड अगर होस्टाइल नेबर है तो ट्रीटी साइन नहीं होगी, सीधा एनेक्स कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रीटी से ही काम चल जाता है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करती है 1838 में। इस ट्रीटी को हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि ब्रिटिश इंडिया के बीच में, रंजीत सिंह दैट इज सिखों के बीच में, एंड शाह शुजा के बीच में ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है। शाह शुजा जो था वो पहले अफगान का एक रूलर था, उसको डिपोज कर दिया गया था। अब ये वापस थ्रोन पे आना चाहता है, एंड जो ब्रिटिशर्स हैं इस ट्राइपार्टाइट ट्रीटी में इसको बोलते हैं कि अगर हम विन कर जाते हैं तो तुमको एक रूलर बना दिया जाएगा अफगानिस्तान का। बट सेम टाइम पर शाह शुजा को बोल दिया जाता है कि अगर आपने कोई फॉरेन अफेयर्स कंडक्ट करने हैं, कोई भी इंटरनेशनल डिसीजंस लेने हैं, तो वो सिखों और ब्रिटिशर्स की एडवाइस से ही लिए जाएंगे। एंड उसको बोल दिया जाता है कि वो आमिर जो सिंध के आमिर हैं उनके ऊपर उसका कोई भी शाह शुजा का राइट नहीं होगा, बस उसको थ्रोन पे बिठा दिया जाएगा। ब्रिटिशर्स का काम जस्ट क्या होगा, जिंगलिंग द मनी बैग, जैसे एक फ्रेज यूज करा गया है स्पेक्ट्रम में कि मनी काउंट करना ही ब्रिटिशर्स का काम रहेगा। शाह शुजा को एक थ्रोन पे बिठा दिया जाएगा, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सिंध के ऊपर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड एट द सेम टाइम जो शाह शुजा होगा महाराजा रणजीत सिंह को एक सिख रूलर कंसिडर करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। बट क्या होता है कि इस ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के बाद ही पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है ये भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जब हमने ये ट्रीटी को ऑलरेडी डिटेल में हमने कवर करा था, तो तभी हमने ये चीज़ें देख ली थी। तो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है। जो पर्शिया, अच्छा मेन इरिटेंट कौन थे ब्रिटिशर्स के लिए, ईरान और रशिया। ईरान भी हट जाएगा, रशिया भी हट जाएगा। ईरान क्या करेगा, ईरान हैरत से अपना कंट्रोल हटा देगा। पहले देखिए जो हैरत है ना, पहले ये एरिया पर्शिया का पार्ट था, आज के टाइम पर ये अफगानिस्तान का पार्ट है, इतना सा याद रखें। पहले ये पर्शिया का ही पार्ट था। तो पर्शिया क्या करेगा, हैरत से अपना सीध हटा देगा, दैट इज यहाँ से हट गया पर्शिया। अब तो ब्रिटिशर्स के लिए ये भी एक जो इरिटेंट था, ये भी जो उनका एक राइवल था, ये भी हट गया। देन उसके बाद बचा रशिया। रशिया भी क्या करेगा, काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, काबुल से अपना इन्वॉय वापस मंगवा लेगा, उसको रिकॉल कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो मेन इरिटेंट थे वो हट गए। तो इट मीन्स अब तो ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उनके अफगानिस्तान के भी रिलेशंस सही रहने चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस रहने चाहिए। नेवरदलेस बट ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो इन इरिटेंट्स के हटने के बाद भी अपनी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, लॉर्ड ऑकलैंड की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड ये चीज़ ऑब्वियसली अफगान्स को पसंद नहीं आएगी। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से लेकर 1842 तक। 1839 में इंग्लिश आर्मी, 1839 में ही इंग्लिश आर्मी सबसे पहले काबुल पहुंचेगी। इसके ऊपर सक्सेसफुल अटैक करा जाता है, इसको कैप्चर कर लिया जाता है। जितनी भी ट्राइब्स थी उनको ब्राइब्स दे दी जाती हैं। और दोस्त मोहम्मद रूलर था, तो दोस्त मोहम्मद अब सरेंडर कर देगा। शाह शुजा के साथ इनकी ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हुई थी, तो एज पर दैट ट्रीटी शाह शुजा को आमिर बना दिया जाएगा अफगानिस्तान का। बट जो अफगान्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको शाह शुजा पसंद नहीं आएगा, उनको वो अनएक्सेप्टेबल होगा। तो जैसे ही अफगानिस्तान से ब्रिटिश विदड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे, जो अफगान्स होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो रिबेलियन करना स्टार्ट कर देंगे फिर से। और जो ब्रिटिशर्स ने अपना एक कमांड, वहाँ पर एक गैरिसन बनाया हुआ था, काबुल में ब्रिटिशर्स का एक गैरिसन था, उस गैरिसन के कमांडर को भी मार देंगे ये लोग इस रिबेलियन में। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो कंपेल हो जाएंगे, उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी 1841 में।
इस ट्रीटी में दोस्त मोहम्मद फिर से आमिर बन जाएगा, अफगानिस्तान को उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। और जो इंग्लिश होंगे, अच्छा इट मीन्स कि इंग्लिश का अब प्लान फेल हो चुका है, फिर वो लोग नई एक एक्सपीडिशन लॉन्च करेंगे, फिर से काबुल को वो लोग ऑक्यूपाई करेंगे, ब्रिटिशर्स फिर से अटैक करेंगे, तो फिर से काबुल को ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। 1842 में, सितंबर 1842 में ये लोग काबुल को ऑक्यूपाई करेंगे। बट वो लोग क्या करते हैं कि दोस्त मोहम्मद को हटाते नहीं हैं। जैसे पहले क्या करा था कि उसको हटाकर शाह शुजा को एंथ्रोन कर दिया था, उसको काबुल का रूल, उसको अफगानिस्तान का रूलर बना दिया गया था। अब वो ऐसा नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स, अब दोस्त मोहम्मद के साथ वो सेटलमेंट करेंगे। इस सेटलमेंट में जो काबुल होगा वहां से ब्रिटिश चले जाएंगे, इवैक्यूएट कर देंगे काबुल को, और जो दोस्त मोहम्मद होगा उसको एक अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंट रूलर मान लिया जाएगा। देन उसके बाद आती है जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इस पॉलिसी का एक और नाम है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये भी नाम आपने याद रखना है। जॉन लॉरेंस भी गवर्नर जनरल था और वॉइसरॉय था 1864 से लेकर 1869 तक। इस पॉलिसी के लिए जॉन लॉरेंस कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का रिजल्ट क्या था। अफगान्स ने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया था जब शाह शुजा को एंथ्रोन करा गया था, उसको आमिर बनाया गया था। उसके साथ ही ये ध्यान रखता है इस पॉलिसी के लिए कि हमें अपनी फ्रंटियर प्रॉब्लम को भी एक्नॉलेज करना है, उसका भी हमें नॉलेज रखना है। फ्रंटियर प्रॉब्लम कौन सी? नॉर्थ वेस्टर्न साइड का जो फ्रंटियर है उसको प्रोटेक्ट करना है, ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, इस प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है। उसके साथ ही इसने ये चीज़ भी कंसिडर करी कि जो अफगानिस्तान है वो इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी पैशनेट है। अफगान्स जो लोग हैं अपने ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी को नहीं मानते हैं वो लोग। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर जॉन लॉरेंस लेके आते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब इस पॉलिसी का फिर बेस क्या रहेगा? क्या कहती है ये पॉलिसी कि जो फ्रंटियर्स है वहां पर पीस को डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा, चाहे वो ट्राइब्स के साथ ही हो, पीस मेंटेन रखा जाएगा इन ट्राइब्स के साथ ही, सारे फ्रंटियर एरियाज के साथ। एट द सेम टाइम अगर ये ट्राइब्स या फिर वहाँ के जो लोग हैं, फ्रंटियर एरियाज के जो लोग हैं, अगर वो सिविल वॉर भी करते हैं तो उसको सब्जुगेट करने के लिए कोई भी फॉरेन हेल्प नहीं ली जाएगी। नो कैंडिडेट इन सिविल वॉर सॉट फॉरेन हेल्प, फॉरेन हेल्प नहीं ली जाएगी। एंड इस टाइम तक देखिए जो रूलर होगा अफगानिस्तान का वो बन चुका होगा शेर अली। अच्छा, ये जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है लॉर्ड जॉन लॉरेंस इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा। इस पॉलिसी के अंडर ये जो जितने भी आमिर आएंगे काबुल में, जितने भी और अफगानिस्तान में जितने भी आमिर आएंगे उनको ये फाइनेंशियल एड भी देगा। इस एड का पर्पस क्या रहेगा कि जितने भी जो फॉरेन एनिमीज होंगे उनको दूर रखा जा सकेगा, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स से ही इनको फॉरेन हेल्प, इनको फाइनेंशियल एड मिल रही है, आमिर्स को हेल्प मिल रही है, तो इनको थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स जो रशिया का डर सताता था ब्रिटिशर्स को वो भी अब डर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आमिर्स जो हैं उनको प्रिवेंट कर दिया गया है फ्रॉम अलाइनिंग विद रशिया के साथ उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही उनको सारी हेल्प दे रहे हैं। इनफैक्ट जब दोस्त मोहम्मद की डेथ भी हो जाएगी उसके बाद भी, जब देखिए वॉर ऑफ सक्सेशन चलती है, जब कोई रूलर मर जाता है तो उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स होते हैं वो फाइट करते हैं थ्रोन पे आने के लिए। तो वॉर ऑफ सक्सेशन में भी ये नॉन इंटरफेरेंस की ही पॉलिसी को फॉलो करेगा। कौन? जॉन लॉरेंस। अच्छा, एक ना यहाँ पर व्यू दिया गया है आरबी स्मिथ का, स्पेक्ट्रम की बुक में दिया गया है। ये व्यू है इनका रिगार्डिंग जॉन लॉरेंस, इनकी जो पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस की और मास्टरली इनएक्टिविटी की। ओके, इन्होंने क्या कहा है? दैट सर जॉन लॉरेंस फॉरेन पॉलिसी वाज अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। कि जॉन लॉरेंस की जो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी थी या फिर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कैसी थी? सेल्फ रिलायंस की एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट की। खुद को हमने कंट्रोल करके रखना है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। और कैसी पॉलिसी थी ये? डिफेंस की एंड नॉट डिफायंस की। डिफायंस की पॉलिसी नहीं है, ये डिफेंस की पॉलिसी है। एंड देन क्या है? वेट एंड वॉच की पॉलिसी। जॉन लॉरेंस की पॉलिसी कैसी थी? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट की।
डिफेंस की कि हमने खुद को डिफेंड करना है, डिफायंस नहीं करना है। उसके साथ ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफगानिस्तान की ही बात करें तो इनकी पॉलिसी कैसी थी कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी, कि ऐसा कोई राइट, अगर हमें राइट डायरेक्शन मिल जाए या फिर कोई राइट टाइम आ चुका है तो हम ज़्यादा हार्ड वे में स्ट्राइक कर सकते हैं, अग्रेसिव वे में स्ट्राइक कर सकते हैं अगर राइट टाइम आ चुका है। टिल देन हमें कैसी पॉलिसी फॉलो करनी है? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट की, डिफेंस एंड नॉट डिफायंस की, वेट एंड वॉच की। ये व्यू था आरबी स्मिथ का रिगार्डिंग जॉन लॉरेंस। ओके, देन उसके बाद एक और पॉलिसी है लॉर्ड लिटन की, ये भी वाइसरॉय था। ओके, देन अच्छा, इनकी पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। जो लॉर्ड लिटन था इसकी पॉलिसीज भी काफ़ी अग्रेसिव थी। अच्छा, ये जो प्राउड रिजर्व पॉलिसी थी इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक तो ब्रिटिश इंडिया को मैक्सिमम साइंटिफिक फ्रंटियर्स चाहिए। साइंटिफिक फ्रंटियर क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड उसको सेफ गार्ड करना है अपना स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। जिस एरिया के ऊपर इसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है उस एरिया को सेफ गार्ड करना है। एंड जहाँ पर एरियाज हमारे जो एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पर हमें साइंटिफिक फ्रंटियर्स को सिक्योर करना है। ये थी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। और लिटन को लगता था कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई भी एम्बिगुअस रिलेशंस नहीं होने चाहिए। या तो अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस रख रहा है, हमारे साथ भी रख रहा है। कोई एम्बिगुअस रिलेशंस नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट जहाँ तो डायरेक्ट कंट्रोल हो अफगानिस्तान के ऊपर, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस हो सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही। ओके, फिर होगा आगे देखिए सेकंड एंग्लो वॉर। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर कैसे होगी? जो शेर अली था उस टाइम पर आमिर था अफगानिस्तान का, जो लॉर्ड लिटन होगा इसको एक फेवरेबल ट्रीटी प्रपोज करेगा, ऑफर करेगा कि हमारे साथ ट्रीटी कर लो। बट जो ये जो शेर अली होगा ये इसके साथ इस ट्रीटी को साइन नहीं करेगा। ये क्या चाहता था कि शेर अली चाहता था कि इसके रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो एंड ब्रिटिश इंडिया के साथ भी सही रिलेशंस हो, बट एट द सेम टाइम कीपिंग बोथ ऑफ देम एट आर्म्स लेंथ। ये क्या चाहता था कि रशिया और ब्रिटेन के साथ इसके रिलेशंस भी रहें ब्रिटिश इंडिया के साथ, बट ये दोनों को आर्म्स लेंथ पर भी रखें, ये दोनों इससे दूर भी रहें। मीन्स जब जरूरत पड़े तो ये दोनों पास हों, बट अदरवाइज ये दोनों आमिर से दूर ही रहने चाहिए। कौन? रशिया और ब्रिटिश इंडिया। फिर ये जो शेर अली क्या करेगा, ये जो ब्रिटिश इन्वॉय होगा, ये शेर अली जो होगा ये ब्रिटिश इंडिया को काबुल में अपना इन्वॉय नहीं रखने देगा, इसको मना कर देगा। बट एट द सेम टाइम क्या कर देगा, जो रशिया होगा उसके इन्वॉय को अलाउ कर देगा। ये चीज़ अब जो लिटन होगा उसको पसंद नहीं आएगी, इससे वो नाखुश हो जाएगा। एंड जब जो रशियंस होंगे वो काबुल से विदड्रॉ कर जाएंगे। ऑब्वियसली हमने ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में भी देखा कि कैसे जो रशिया होगा अपने एनवॉय को काबुल से रिकॉल कर लेता है, उसको बुला लेता है वापस। तो जब ऐसे अगेन जब जो रशियन एनवॉय होगा वो काबुल से विदड्रॉ करेगा तो लिटन क्या करेगा, ये बोलेगा कि अब हमने सीधा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक ही करना है। और शेर अली होगा वो भाग जाएगा। एंड देन एक ट्रीटी साइन करी जाएगी, ट्रीटी ऑफ गैंडमार्क 1879 में ये साइन करेगी। बट साइन किसके साथ करी जाएगी? याकूब खान के साथ। याकूब खान कौन था? ये शेर अली का ही एक एल्डेस्ट बेटा था, क्योंकि शेर अली तो अब भाग चुका है। तो ट्रीटी साइन करी जाएगी याकूब खान के साथ। इस ट्रीटी की टर्म्स क्या थी? जो सेम मोस्टली होती हैं। जो आमिर होगा दैट इज़ जो याकूब खान होगा अभी, ये अगर इसने कोई फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिसीजन लेना है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस से ही लेना होगा। ब्रिटिश रेजिडेंट अगेन काबुल पे परमानेंटली स्टेशन कर दिया जाएगा। ये सेम चीज़ें रहती हैं जो ब्रिटिश ट्रीटी साइन करते हैं। और रिटर्न में क्या करेगा, जो ब्रिटिश इंडिया होगा आमिर को प्रोटेक्शन देगा, फॉरेन अग्रेशन से भी प्रोटेक्शन देगा एंड एक एनुअल सब्सिडी भी पे करेगा आमिर को। बट ये जो याकूब खान था ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो ये एब्डिकेट कर देगा, ये अपने थ्रोन से हट जाएगा। अब अगेन ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम, तो ब्रिटिशर्स फिर से कैप्चर करेंगे काबुल को भी कैप्चर कर लेंगे और कंधार को भी कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद एक नया आमिर आएगा। नया आमिर जो होगा उसका नाम है अब्दुर रहमान। और ये जो अब्दुर रहमान था ये दोस्त मोहम्मद का ग्रैंड सन था। अच्छा, अब ये आमिर बन चुका है। जो लॉर्ड लिटन था अब वो चाहता है कि अफगानिस्तान को डिसमेंबर कर दिया जाए। अब ये अफगानिस्तान को इंटैक्ट नहीं चाहता है, तो उसके लिए एक प्लान चाक आउट करता है, एक नया प्लान बनाएगा, बट उसको ये कैरी आउट नहीं कर पाएगा।
कैरी आउट नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लॉर्ड लिटन को रिप्लेस करके आ जाएगा लॉर्ड रिपन, ये वाइस रॉय बन जाएगा, और गवर्नर जनरल दोनों सेम है, जस्ट डेजिग्नेशन ही डिफरेंट है। लॉर्ड लिटन काफ़ी अग्रेसिव था, बट ये जो लॉर्ड रिपन था ये उतना अग्रेसिव नहीं था। ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को वापस लेके आ जाता है। इट मीन्स अब अफगानिस्तान के किसी भी रूलर में ये किसी भी इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करेगा। और जो लॉर्ड रिपन होगा ये अब्दुल रहमान को ही फिर न्यू रूलर रिकॉग्नाइज करेगा अफगानिस्तान का। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि पहले ब्रिटिश रेजिडेंट अफगानिस्तान में मेंटेन करा जाता था, उसको एक स्टेशन करा जाता था, लेकिन अभी क्या करा जाता है बाय ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको विदड्रॉ कर लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। बट रिटर्न में अब्दुल रहमान के ऊपर क्या कंडीशन रखी जाती है कि वो किसी भी और पावर के साथ, किसी भी फॉरेन और जो भी कोई थर्ड फॉरेन पावर होगी उसके साथ रिलेशंस मेंटेन नहीं करेगा एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स को छोड़कर अफगानिस्तान के किसी के भी साथ रिलेशंस नहीं होंगे। इसका मतलब अब क्या हुआ कि जो आमिर थे अफगानिस्तान के, उनका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं रहा, बट वो अपनी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन कर सकते थे। इसके बाद देखिए जो थोड़ा सा एक पैरा दिया गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी 1914 से 18 तक, और रशियन रेवोल्यूशन भी इस टाइम पर हो जाएगा 1917 में। एंड इस टाइम तक अफगानिस्तान भी, जो अफगान्स होंगे वो भी फुल इंडिपेंडेंस डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। अब उनको ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए अपने एरिया में। और जो न्यू रूलर आ चुका है अफगानिस्तान में वो है हबीबुल्ला। जब अच्छा ये किसके बाद आया? अब्दुल रहमान के बाद। जब इसको मार दिया जाएगा देन उसके बाद न्यू रूलर आ जाएगा अम्मामुल्ला। और ये अब ओपन वॉर डिक्लेयर करेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसको इंडिपेंडेंस चाहिए एंड अल्टीमेटली 1921 में पीस आएगी। पीस कैसे आएगी? जब अफगानिस्तान को फुल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। किसमें? अपने फॉरेन अफेयर्स में भी। पहले क्या था? ये सिर्फ कंट्री के इंटरनल अफेयर्स को ही कंट्रोल कर सकता था अफगानिस्तान। फॉरेन अफेयर्स जो थे उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का ही राइट था। अब 1921 में आप बोल सकते हो एक थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होगी। इस वॉर में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका नाम भी आपने याद रखना है, ये स्पेक्ट्रम में नहीं दिया गया है। सो थर्ड आप बोल सकते हो कि थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होगी। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, एंड जो अमामुल्ला था वो ओपन वॉर डिक्लेयर करेगा एंड अफगानिस्तान को अपने फॉरेन अफेयर्स में भी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इट मीन्स अब अफगानिस्तान क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। नेक्स्ट थोड़ा सा ना ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का पैरा दिया गया है स्पेक्ट्रम में। ओके, अगर हम जितने भी इंडिया के रूलर्स थे उनकी बात करें तो देखिए ये इंडस रिवर है, ये इंडस वाला पार्ट है। तो जितने भी इंडियन रूलर्स थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स भी बीच में आते हैं, तो ये सारे के सारे एक साइंटिफिक फ्रंटियर के लिए, एक बाउंड्री के लिए इंडस और अफगानिस्तान के बीच वाला एरिया हमेशा सर्च करते रहते थे। सिंध का कॉन्क्वेस्ट करा गया, पंजाब को भी एनेक्स करा गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी बाउंड्रीज बियॉन्ड इंडस चली गई। इट मीन्स अब कांटेक्ट किसके साथ आ चुका है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में बहुत सारी बलूच ट्राइब्स एंड पठान की ट्राइब्स हैं। ये मोस्टली ट्राइब्स इंडिपेंडेंट रहती थी। जितनी भी ये ट्राइब्स थी, बलूच, पठान, ये ट्राइब्स जितनी भी थी ये इंडिपेंडेंट थी। बट जो अफगानिस्तान के आमिर थे ये अगेन नॉमिनल सुजरेनिटी क्लेम करते थे इन ट्राइब्स के ऊपर। जैसे चाइना की नॉमिनल सुजरेनिटी थी तिब्बत के ऊपर, ऐसे ही ये लोग क्या जो आमिर थे वो इन पठान और बलूच ट्राइब्स के ऊपर नॉमिनल सुजरेनिटी क्लेम करते थे। और जितना भी ये वाला एरिया है ये आज के टाइम पर ये पाकिस्तान में आता है। और 1891-92 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो गिलगित वैली, ओके यहाँ पर अब मेरे पास ना मैप नहीं है, इसका मैंने लगाया नहीं है। सो ये जो गिलगित वैली जो एरिया है ये पाकिस्तान में आता है आज के टाइम पर। तो ब्रिटिशर वहाँ का जो हुंजा एरिया है, हुंजा, इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
और ये जो हुंजा एरिया था गिलगित वैली के थ्रू, ये क्या थी, ये एक माउंटेन पास थी। इसके थ्रू किसके साथ कम्युनिकेशन बना हुआ था, चित्राल एरिया के साथ। चित्राल भी आज के टाइम पर पाकिस्तान में है। उस टाइम पर तो देखिए पाकिस्तान नहीं था ना, तो इट मीन्स कि अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं ब्रिटिशर्स, तो किसको प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी अफगानिस्तान के आमिर को। उस टाइम पर आमिर कौन था, अब्दुल रहमान। तो इसको अब प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान तो अभी के टाइम पर है ना, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ आएगा, अफगानिस्तान के साथ। तो ये प्रॉब्लम की वजह से फिर क्या होता है कि ये जो आमिर होगा ये ब्रिटिशर्स के साथ एक कंप्रोमाइज़ करेगा। कंप्रोमाइज़ क्या होगा कि एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करी जाएगी अफगानिस्तान और ब्रिटिश टेरिटरीज के बीच में। इस बाउंड्री लाइन को बोला जाएगा दुरंद लाइन, और ये है वो दुरंद लाइन रेड वाली, ये कि जो ब्रिटिशर्स है और अफगान टेरिटरीज हैं इनको सेपरेट कर दिया गया है। लेकिन इस दुरंद लाइन से भी कोई पीस नहीं बन पाती है। एंड फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ट्राइबल्स होंगे, जितनी भी है, जो बलूच पठान ट्राइब्स होंगी, ये रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देंगी, अपराइजिंग करेंगी। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर एक ब्रिटिश गैरिसन स्टेशन कर दिया जाएगा चित्राल में। चित्राल आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान का नहीं है, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो देखिए वहाँ पर फोर्सेस को स्टेशन कर दिया जाएगा और ट्रूप्स को पोस्ट करा जाएगा मलकंद पास को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। मलकंद पास भी आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है जो वहाँ पर है। और ये जो मलकंद पास है ये पेशावर को कनेक्ट करती है चित्राल से। तो देखिए ये सारी पासेस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्हीं पास के थ्रू अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है ना, और उनको आमिर्स को भी फिर खुद को प्रोटेक्ट करना है। ओके, देन उसके बाद फिर जो वाइसराय आएगा, अच्छा ये जो ट्राइबल अपराइजिंग होंगी ये कंटिन्यू रहेंगी। फिर जब वाइसराय आएगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये पॉलिसी फॉलो करेगा, पॉलिसी ऑफ विदड्रॉल एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉलिसी क्या कहती है कि अब ब्रिटिशर्स डायरेक्ट मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं करेंगे ट्राइबल एरियाज के साथ। कि ये जो ट्राइब्स बार बार अटैक कर रही थी, ये विदड्रॉल एंड कॉन्सेंट्रेशन की पॉलिसी कर्जन की क्या कहती है कि डायरेक्ट मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं करी जाएगी, इसको कम कर दिया जाएगा एंड लोकल लेवाइज को ही स्ट्रेंथन करा जाएगा। दैट इज ये जो ट्राइबल एरियाज थे, ये जो ट्राइबल लोग थे, इन्हीं को ही ट्रेन करा जाएगा। लेवाई दैट इज इनको भर्ती करा जाएगा, आर्मी में ट्रेन करा जाएगा, इनको कमांड करा जाएगा। एंड इनको ट्रेन और कमांड करने का काम कौन करेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स ही करेंगे। एंड इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएंगे, इंसेंटिवाइज करा जाएगा। तो इट मीन्स इसका फायदा क्या होगा कि पीस बनी रहेगी, क्योंकि इनको पैसा भी मिल रहा है, इनको मिलिट्री ट्रेन भी करा जा रहा है। और इससे ब्रिटिशर्स को भी फायदा होगा कि जो इनका जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इसी के तहत जो कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन, वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी बनाएगा, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही कंट्रोल में होगी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ओके, देन ओवरऑल यहाँ पर दिया गया है दैट कर्जन्स पॉलिसीज रिजल्टेड इन पीसफुल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। क्योंकि देखिए अब जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल जो लोग हैं, उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे हैं, उनको मिलिटरली भी ट्रेन करा जा रहा है, उनके साथ नेगोशिएट करा जा रहा है, कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं हो रहा है उनके ऊपर। इट मीन्स जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होगा वो पीसफुल ही रहेगा। और पीसफुल क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ कर्जन्स विदड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी। एंड जनवरी 1932 में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस थी ये गवर्नर्स प्रोविंस बन जाएगी। एंड आज के टाइम पर ये पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ऐसे यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियोस को पिक करेगा एंड आगे पुश करेगा।
ये मुझे हेल्प भी करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपनी फीडबैक दें। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिर जो चैप्टर है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857।